गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए आज के समाचार पत्रों में क्या कुछ खास है डालते हैं एक नज़र। चीन की सेना ने सोमवार को गलवान घाटी और पूर्वी लद्दाख के अन्य इलाकों से पीछे हटना शुरू कर दिया। इसे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों के बीच 2 महीने से जारी तनाव में काफ़ी कमी का बड़ा संकेत माना जा रहा है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि चीनी सेना ने तंबू हटा लिए हैं और निर्माण ध्वस्त कर दिए हैं। चीनी सैनिक पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से करीब 1.5 किलोमीटर पीछे चले गए हैं। 2 करीबी क्षेत्रों गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स से भी चीनी सेना के वाहन पीछे जाते दिखाई दिए हैं। ये स्थान पेट्रोलिंग पॉइंट 16 एवं 17 के पास हैं। खबरें हैं कि चीनी सैनिकों ने पेंगोंग झील में भी फिंगर 4 के पास से तंबू हटाए हैं। सूत्रों ने कहा कि भारतीय सेना चीन के पीछे हटने की जांच पड़ताल करेगी और उसके बाद ही वह सैन्य कमांडर वार्ता में तय प्रक्रिया के तहत कदम उठाएगी, जिसमें भारतीय सेना को पीछे हटना है। दोनों देशों की सेनाएं गलवान नदी के चारों ओर 3 किलोमीटर का बफर जोन बनाए हैं। सूत्रों ने कहा कि चीनी सेना 30 जून को सैन्य कमांडरों की बैठक में बनी सहमति के तहत पीछे हटी है। लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की पहले चरण की वार्ता 6 जून को हुई थी, जिसमें गलवान की टकराव वाले सभी स्थानों से पीछे हटने का संकेत मिला था। भारत के साथ जारी तनाव के बीच नेपाल के तेवर ढीले पड़ने लगे हैं। कालापानी लिपुलेख मानचित्र विवाद के दौरान धारचूला में खोली गई 6 सीमा चौकियों में से 2 को नेपाल सरकार ने बंद कर दिया है। धारचूला के उप जिलाधिकारी A.K. शुक्ला ने सोमवार को नेपाल सशस्त्र पुलिस के एक प्रवक्ता के हवाले से बताया कि उक्कू और बलारा में सीमा चौकियां बंद कर दी गई हैं। शुक्ला ने कहा कि नेपाली अधिकारी के हवाले से बाबू बुर्किल और विनायक में 3 अन्य नेपाली सीमा चौकियां भी बंद होने की प्रक्रिया में हैं। कुवैत में विदेशी कामगारों की संख्या में कटौती के लिए तैयार विधेयक के मसौदे को अगर संसदीय समिति मंजूरी दे देती है तो करीब 8 लाख भारतीयों को खाड़ी का यह देश को छोड़ना पड़ सकता है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक नेशनल असेंबली की विधि व विधायिका समिति पहले ही विदेशियों का देशों के आधार पर कोटा तय करने के इस विधेयक को संवैधानिक करार दे चुकी है। विधेयक के मुताबिक कुवैत की कुल आबादी में भारतीयों की संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। गल्फ न्यूज़ ने कुवैती अखबार के हवाले से बताया कि अगर इस कानून को मंजूरी मिल जाती है तो करीब 8 लाख भारतीयों को कुवैत छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि विदेशी नागरिकों में सबसे अधिक तादाद 14.5 लाख भारतीयों की है। देश में कोरोना विषाणु संक्रमितों की संख्या 7 लाख के करीब पहुंच गई है। 4 दिन से लगातार 20,000 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। इन 4 दिनों में 92,772 मामलों की वृद्धि हुई है। जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के मुताबिक भारत रविवार रात को कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला तीसरा देश बन गया है। भारत से अधिक संक्रमण के मामले अमेरिका और ब्राज़ील में हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में संक्रमण के मामले में 24,248 की वृद्धि हुई है, जिसके चलते संक्रमितों की कुल संख्या 6,97,413 पहुँच गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने के आरोपों में जम्मू कश्मीर के निलंबित पुलिस उपाधीक्षक देवेंद्र सिंह समेत 6 लोगों के खिलाफ सोमवार को आरोप पत्र दायर किया। NIA ने अपने आरोप पत्र में कहा कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने संवेदनशील सूचनाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से देवेंद्र सिंह को तैयार किया था। देवेंद्र ने कश्मीर में चल रहे आतंकवाद रोधी अभियानों के बारे में कई अहम जानकारी नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारियों को भेजी। वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारियों के साथ संपर्क में था। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी हिस्ट्री सीटर विकास दुबे पर अब पुलिस ने 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। इसके अलावा पूरे प्रदेश के टूर नाकों पर उसके पोस्टर भी लगाने को कहा गया है। मामले में अब तक 4 पुलिसकर्मी निलंबित किए जा चुके हैं। सोमवार को 3 और पुलिसकर्मी निलंबित किए गए। शनिवार को चौबेपुर थानाध्यक्ष को भी निलंबित कर दिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार ने बताया कि निलंबित होने वालों में उप निरीक्षक कुंवर पाल, उप निरीक्षक कृष्ण कुमार शर्मा और कांस्टेबल राजीव हैं। ये सभी चौबेपुर थाने में तैनात थे। तीनों के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भविष्य में देश की रक्षा संबंधी प्रौद्योगिकी की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में अनुसंधान प्रकोष्ठ स्थापित करने जा रहा है। दोनों संस्थानों के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए डिजिटल कार्यक्रम
हैदराबाद स्थित DRDO के मिसाइल एवं रणनीतिक कार्यक्रम के महानिदेशक के कार्यालय में हुआ और इसमें DRDO और IIT हैदराबाद के पदाधिकारी शामिल हुए। IIT हैदराबाद में स्थापित होने वाला अनुसंधान प्रकोष्ठ चेन्नई स्थित DRDO के अनुसंधान एवं नव प्रवर्तन केंद्र का विस्तार होगा। कोविड-19 के प्रकोप के कारण इस बार श्रावण माह के पहले सोमवार को मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में धार्मिक नज़ारा बदला दिखाई दिया। भगवान शिव के दोनों पवित्र मंदिरों में महामारी से बचाव के उपाय अपनाते हुए श्रद्धालुओं को नियंत्रित संख्या में दर्शन की मंजूरी दी गई। श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान ने कोविड-19 संकट के दौरान वेंटिलेटर की किल्लत को दूर करने के लिए इस्तेमाल में आसान एक स्वदेशी श्वसन सहयोगी आपात व्यवस्था विकसित की है। राष्ट्रीय महत्व के दर्जा प्राप्त संस्थान ने एक विज्ञप्ति में कहा, यह उपकरण यांत्रिक वेंटिलेटर का स्थान तो नहीं लेगा, लेकिन पारंपरिक यांत्रिक वेंटिलेटर की व्यवस्था होने तक कुछ घंटे से लेकर कुछ दिन तक का इस्तेमाल किया जा सकेगा। महाराष्ट्र के 3 प्राकृतिक संरक्षणवादियों ने दावा किया है कि उन्होंने करीब करीब विलुप्त हो गए डैम्स फ्लाई की प्रजाति लेस्टेस पैट्रिसिया को 100 साल बाद दोबारा खोजा है। इस उप प्रजाति के झुंड को लेस्टेस पैट्रिसिया ताम्रपट्टी नाम दिया गया है और इसकी खोज डॉक्टर श्रीराम भाकरे, सुनील भोईते और प्रतिमा पवार भोईते ने उमरोडी बांध इलाके में की है, जो सतारा जिले में उत्तरी पश्चिमी घाट की पहाड़ियों की तराई में स्थित है। अनुसंधानकर्ताओं के मुताबिक कर्नाटक के कोगडू यानी कुर्ग जिले में स्थित पश्चिमी घाट में 1922 में एकमात्र नर लेस्टेस पैट्रिसिया को देखा गया था और इस समय उसके अवशेष को लंदन स्थित नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में संरक्षित करके रखा गया है। भोईले ने कहा, खोजी गई नई प्रजाति समूह लंदन स्थित संग्रहालय में रखे गए नर लेस्टेस पैट्रिसिया से मेल खाता है, लेकिन नई प्रजाति और लेस्टेस पैट्रिसिया की वर्णित जानकारी में कुछ अस्थायी अंतर है। भारत चीन के बीच सीमा पर तनाव कम होने की संभावना और वैश्विक बाजारों से सकारात्मक रुझानों के बीच सूचकांक और निफ्टी सोमवार को 4 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। दिन में 30 शेयरों वाला सूचकांक 36,661.66 अंक तक पहुंच गया। अंत में यह पिछले सत्र की तुलना में 465.86 अंक या 1.29% बढ़त के साथ 36,487.28 पर बंद हुआ। दूसरी ओर NSE का निफ्टी 156.30 अंक या 1.47% बढ़कर 10,763.65 पर बंद हुआ। सूचकांक में सबसे अधिक 7% का लाभ महिंद्रा एंड महिंद्रा को हुआ। लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO की कर्मचारी पेंशन योजना में मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये करने और अन्य सुविधाओं के लिए 65 लाख से अधिक पेंशनधारकों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। EPS 95 के तहत आने वाले पेंशनधारक इस योजना में न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये करने के साथ साथ महंगाई राहत और मेडिकल सुविधा देने की लंबे समय से मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उद्योगों द्वारा कर्मचारियों की छंटनी पर चिंता जताते हुए कहा कि जब सरकार राज्य में व्यवसायिक गतिविधियों को फिर शुरू करने की अनुमति दे रही है तो ऐसा करना ठीक नहीं है। ठाकरे ने सोमवार को राज्य सरकार के महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत के मौके पर यह बात कही। इस पोर्टल का मकसद राज्य के मूल निवासियों को नौकरी के अवसर उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की व्यावसायिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति के बाद प्रवासी मजदूर धीरे धीरे महाराष्ट्र वापस आने लगे हैं। गृह मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों के अंतिम सत्र की परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति दे दी है। परीक्षा के दौरान कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों का पालन करना जरूरी होगा। UGC ने निर्देश दिया है कि सितंबर के आखिरी सप्ताह तक परीक्षाएं पूरी करनी हैं। ये परीक्षाएं सुविधानुसार ऑफलाइन या ऑनलाइन तरीके से ली जा सकती हैं। जो छात्र सितंबर में परीक्षा में शामिल ना हो पाए उन्हें आगे मौका देना होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कुल बाजार पूंजीकरण सोमवार को 12 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया। इस स्तर को पार करने वाली वह देश की पहली कंपनी बन गई है। शेयरों का दाम बढ़ने से बाजार पूंजीकरण में वृद्धि हुई है। शासन ने प्रदेश के सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में रिक्त असिस्टेंट प्रोफेसर के 3900 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को हरी झंडी दे दी है। उच्च शिक्षा निदेशालय बहुत जल्द रिक्त पदों का ब्यौरा देगा।
आगामी 29 जुलाई को प्रस्तावित संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2020 की तिथि बढ़ाई जा सकती है। अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मोनिका गर्ग की मौजूदगी में सोमवार को लखनऊ विश्वविद्यालय में हुई बैठक में इस पर मंथन किया गया। कोरोना के लेकर केंद्र सरकार के दिशा निर्देश और परीक्षा केंद्रों को लेकर किए जा रहे बदलावों के मद्देनजर इसे आगे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। बता दें कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत इसे 29 जुलाई को प्रदेश भर में 50 जिलों में कराने की तैयारी थी। यदि आज का सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और स्टडी विद आस्था की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।